21 अगस्त जुमेरात का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में इस्राएली वजीर दिफा की तरफ से गजा सिटी पर कब्जे का मंसूबा मंजूर। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म को कमजोर सियासतदान और इसराइल का गद्दार दिया गया करार। और ईरान से आने वाली मुसाफिर बस अफगानिस्तान में हादसे का शिकार, 89 अफराद हलाक। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इस्राएली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने गजा सिटी पर कब्जे का मंसूबा मंजूर करते हुए तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजियों की तलबी की इजाजत दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सालिस ममालिक जंगबंदी के नए मंसूबे पर इसराइल के जवाब के मुंतजर हैं। हमास ने 60 दिन की इब्तिदाई जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों के तबादले की तजवीज कबूल कर ली है, लेकिन इसराइल तमाम यरगमालियों की रिहाई पर बजिद है। तजियाकारों के मुताबिक गजा सिटी पर फौजी कार्रवाई इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना सकती है। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में मुतनाज़ा बस्ती मंसूबे को हतमी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 3500 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे ताकि मुआलिया अदूमीम बस्ती को मजीद वसी किया जा सके। यह मंसूबा मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, जिसे फलस्तीनी और इंसानी हकूक के ग्रुप मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत के लिए तबाहकुन करार दे रहे हैं। इंतहाई दाएं बाजू के वजीर खजाना बेजलील समोत्रिच ने कहा कि ये फैसला उन मगरबी ममालिक के जवाब में है जिन्होंने हालिया दिनों में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानियर को फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कमजोर सियासतदान और इसराइल का गद्दार करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि तारीख अल्बानियर को ऐसे ही याद रखेगी। इस पर जवाब देते हुए अल्बानियर ने कहा कि वो दीगर रहनुमाओं के साथ एहतराम से पेश आते हैं और इस इल्जाम को जाती तौर पर नहीं लेते। उन्होंने कहा कि दुनिया में तशवीश बढ़ रही है और लोग तशद्दुद के खात्मे के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद तनाव उस वक्त आया जब ऑस्ट्रेलिया ने एक इसराइली कट्टर दाएं बाजू के रुकन पार्लियामेंट का वीजा मनसूख किया, जिसके जवाब में इसराइल ने ऑस्ट्रेलियाई नुमाइंदों के वीजे भी मनसूख कर दिए। उधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू के इल्जामात को बेबुनियाद और काबिल मजम्मत करार दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि फलस्तीनी रियासत की मंजूरी पर यहूद दुश्मनी का इल्जाम गलत और अफसोसनाक है। ये तनाव उस वक्त शुरू हुआ जब फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का वादा किया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी फैसले की हिमायत की, जिस पर इसराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी नेतन्याहू के इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया और खुद को कमजोर सियासतदान करार देने वाली बात को मुस्तरद कर दिया। फ्रांस इस वक्त पहली ज्वार ग्रुप G7 मुल्क है जो खुलकर फलस्तीनी रियासत के हक में इकदाम कर रहा है। मई 2025 के बाद ये इकदाम खिते के तवाजुन को चैलेंज करता नजर आ रहा है और इसराइल की तरफ से इसकी हिमायत करने वाले रिवायती मगरबी इत्तेहादियों में बेचैनी फैला रहा है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए भारत पर भारी महसूलात आयद किए। प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रंप भारत पर 25% इजाफी टैक्स रूसी तेल की खरीदारी पर लगा रहे हैं, जो 27 अगस्त से नाफिज होगा। इससे पहले अमेरिकी वजीर खारजा ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि वो रूसी तेल खरीद कर मुनाफा के लिए दोबारा फरोख्त कर रहा है, जबकि चीन को इस इल्जाम से मुस्तस्ना करार दिया गया। वाशिंगटन के इस इकदाम से भारत अमेरिका ताल्लुकात में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने काबुल में अपनी 6ठी सहफरीकी वज़राए खारजा इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों को तेज करने और CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने समेत तिजारत, ट्रांजिट, सेहत, तालीम, सकाफत और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग में ताउन गहरा करने पर इत्तेफाक किया है। इजलास में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस इकदामात का मुतालबा किया, जबकि अफगान वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। दोनों फरीकों ने सफारती सतह को नाज़िमुल उमूर से सफीर तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि हालिया मुज़ाकरात पर अमल दरामद या उसके करीब पहुंच गया है, जिससे खिते में अमन व इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग मिलेगा।
افغانستان کے ہرات صوبے کے ضلع غزارہ میں ایک بس ایران سے واپس آنے والے مسافروں کو لے جا رہی تھی کہ ٹرک موٹر بائک سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد بس میں آگ لگ گئی جس میں کم از کم 89 افراد جن میں 19 بچے بھی شامل ہیں جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہیں۔ حکام کے مطابق افغانستان میں اس طرح کے حادثات عام ہیں جن کی بڑی وجہ خراب سڑکیں اور ڈرائیوروں کی لاپرواہی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ 20 اگست 2025 کو تبت کے دارالحکومت لاسا پہنچے، جہاں انہوں نے تبت کے خود مختار خطے کی 60ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی۔ یہ خطہ 1965 میں چین نے باضابطہ طور پر خود مختار قرار دیا تھا، جبکہ 1950 میں اسے ضم کیا گیا تھا۔ صدر شی نے مختلف نسلی گروہوں، فوجی افسران اور مقامی نمائندوں سے ملاقات کی۔ میانمار کی فوجی حکومت نے مشرقی قصبے ڈی موسو پر 16 روزہ لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے، جو باغیوں کے زیر اثر تھا۔ یہ اقدام 28 دسمبر سے شروع ہونے والے متنازع انتخابات کی تیاری کا حصہ ہے، جنہیں عالمی مبصرین فوجی اقتدار کو قانونی رنگ دینے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ قبضے کے دوران کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ قومی اتحاد حکومت نے انتخابات کو فراڈ قرار دے کر بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ مردم شماری میں 40% آبادی تک رسائی نہ ہو سکی۔ 1,30,000 سے زائد افراد ریاست کایا میں بے گھر ہیں، جہاں ڈی موسو واقع ہے۔ انتخابات کے دوران مزید تشدد کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور دوستوں، آخر پر یہ خبر کہ نائجیریا کے گاؤں اونگوان مانتو میں فجر کی نماز کے دوران مسلح افراد نے مسجد اور قریبی گھروں پر حملہ کر دیا، جس میں کم از کم 50 افراد جاں بحق ہوئے اور 60 سے زائد افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ حملہ آور موٹر سائیکلوں پر آئے اور مسجد میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ 30 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا، جبکہ 20 کو زندہ جلا دیا گیا۔ کئی خواتین اور لڑکیوں کو زبردستی لے جایا گیا۔ پولیس نے 2 دیگر دیہات پر حملہ ناکام بنایا، لیکن مونتو میں تباہی مچا دی گئی۔ یہ حملہ نائجیریا کے شمال مغرب میں جاری پرتشدد واقعات کی ایک کڑی ہے، جہاں مقامی ڈاکو گروہ دیہاتوں پر حملے، اغوا اور تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔